हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सोशल लाइफ में। आज हम ईरान के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों कुछ ही महीनों में दुनिया की जो जियोपॉलिटिक्स पिछले 25 साल से खेली जा रही है वो पूरी तरीके से बदल जाएंगी। वो कैसे बदलेगी उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा यूएस के सैंक्शंस के बाद ईरान की इकोनॉमी कैसी होगी उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। तो चलिए दोस्तों, मैं हूं आहान, आप देख रहे हैं सोशल लाइफ। वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इस कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत 1951 में हुई थी, जब ईरान के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मुसादेक ने यह कहा कि ईरान के ऑयल रिजर्व्स को नेशनलाइज कर दिया जाएगा। यानी दोस्तों जो भी ईरान के पास ऑयल है उसे सिर्फ स्टेट कंपनीज ही बेच सकती है, कोई प्राइवेट कंपनीज नहीं बेच सकती। और इस बात से नाराज यूनाइटेड किंगडम पहुंच गया अपने बॉस यानी यूनाइटेड स्टेट्स के पास, और इन दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। वो प्लान था उस प्राइम मिनिस्टर को हटा देने का, यानी कू कराने का। और 1953 में सीआईए और MI6 ने मिलकर उस कू को अंजाम दिया और एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को हटाकर एक डिक्टेटर को बिठा दिया गया, जिसका नाम था मोहम्मद रजा शाह। और इस ऑपरेशन के दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहला ये कि ये ऑपरेशन सीआईए का पहला ऑपरेशन था, यानी पहली किसी फॉरेन गवर्नमेंट को सीआईए ने हटाया। और दूसरा था दोस्तों, इसको हटाने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ने $1 मिलियन की फंड एलोकेट की थी, लेकिन खर्च हुए सिर्फ 60,000। और कुछ इंडियंस ब्लाइंडली यूएस को सपोर्ट करते हैं हर चीज पर, तो उनके लिए बता दो भाइयों, इस कंट्री ने कोल्ड वॉर के समय इंडिया के कई साइंटिस्ट मरवा दिए, और ये सभी साइंटिस्ट इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स में काम कर रहे थे। उतना ही नहीं, कई बार इंडिया को धोखा भी दिया यूनाइटेड स्टेट्स ने। खैर हम तो उनके एलाइज भी नहीं थे, लेकिन जो एलाइज थे उनको भी इन्होंने नहीं छोड़ा। 1975 में ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर अपने फॉरेन पॉलिसी में शिफ्ट ला रहे थे, अपनी फॉरेन पॉलिसी को बेहतर बना रहे थे, लेकिन ये बात सीआईए को पसंद नहीं है और 1975 में ऑस्ट्रेलिया में कू करा दिया गया। तो इस कंट्री से ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। अब दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ने जिस शाह यानी रूलर को बिठाया था वो हाईली वेस्टर्न इन्फ्लुएंस और यूएसए का एक पपेट था। इसने ऐसे ऐसे पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर दिए जिसके कारण ईरान में उसके ऊपर बहुत सा क्रिटिसिज्म हो रहा था और इसको लेकर एक बहुत ही बड़ा अपोजिशन बन रहा था। लेकिन इस बंदे ने सभी अपोजिशन को खत्म करना शुरू कर दिया, और उसी बीच में आए आयतुल्लाह खुमैनी। ये एक इस्लामिक क्लेरिक थे जो फ्रांस में रह रहे थे, और इन्होंने सभी ईरान के लोगों को मिलकर इस सो कॉल्ड शहंशाह यानी किंग ऑफ किंग्स के ऊपर बगावत की बात छेड़ दी। फिर धीरे धीरे ये चिंगारी एक आग बन गई, और नवंबर 1979 को ये बम ईरान के शाह पे गिर गया, और वो बम था ईरानियन रिवॉल्यूशन। और इस ईरानियन रिवॉल्यूशन में ईरान की मिलिट्री के साथ साथ ईरान की आम पब्लिक भी शामिल थी। दोस्तों इसको इस्लामिक रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। इस रिवॉल्यूशन के कारण आसपास के सभी मुस्लिम कंट्रीज पे इसका एक बहुत ही बड़ा इफेक्ट गिरा। जो कंट्रीज दोस्तों मॉडरेट इस्लाम की तरफ जा रहे थे वो इस इस्लामिक रिवॉल्यूशन के कारण कंजर्वेटिव इस्लाम को अपना लिया, और इसके बहुत से साइड इफेक्ट्स थे, वो हम फिर कभी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इस 1979 इरानियन रिवॉल्यूशन के समय कुछ स्टूडेंट्स ने यूनाइटेड स्टेट्स की एम्बेसी में घुसकर वहां के सभी एम्प्लॉयज को बंधक बना लिया, और इसका प्रोटेस्ट करते हुए यूनाइटेड स्टेट्स ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स ईरान के फ्रीज कर लिए, और यहीं से यूएस और ईरान की खराब रिश्तों की शुरुआत होती है। दोस्तों यूएस के ईरान के साथ खराब रिश्ते होने के दो और कारण है, वो है सऊदी अरब और इजराइल, जो यूनाइटेड स्टेट्स के एलाई, पपेट, दोस्त सब कुछ है। और इन्हीं को बचाने के चक्कर में 1987 में ईरान पर सैंक्शन लगा दिया गया, ये कहते हुए कि टेररिज्म को सपोर्ट करता है। फिर 2006 में यूनाइटेड नेशंस ने भी ईरान पर सैंक्शंस लगा दिए न्यूक्लियर बम को लेकर, और इसका ईरान की इकोनॉमी पे बहुत ही बड़ा इफेक्ट गिर गया। फिर फाइनली 2013 में एक नई गवर्नमेंट आती है और उसके प्रेसिडेंट बनते हैं हसन रूहानी, और ये प्रेसिडेंट बनते ही इनका पहला काम था इस सैंक्शन से बचना, और एक नई डील की खोज की जाती है। और इस डील में 5 वर्ल्ड पावर्स जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर है इसके साथ +1 जर्मनी और ईरान की एक डील होती है। ये डील 2015 में की गई थी। इसे JCPOA कहते हैं, यानी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। क्योंकि दोस्तों ईरान की इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा खराब थी, तो ईरान ने इस डील को एक्सेप्ट कर लिया और इस डील को इंप्लीमेंट भी कर दिया। और IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वो चेक करती है कि ईरान इस डील को सही से निभा रहा है कि नहीं। फिर 2016 में IAEA के अप्रूवल के बाद यूनाइटेड नेशंस ने भी सैंक्शंस हटा दिए, उसी के साथ साथ यूरोपियन यूनियन ने भी सैंक्शंस हटा दिए, और अमेरिका ने भी सैंक्शंस हटा दिए। सिर्फ न्यूक्लियर रिलेटेड सैंक्शंस ही हटाए गए, क्योंकि दोस्तों ईरान पर प्राइमरी सैंक्शन, सेकेंडरी सैंक्शन, फिर न्यूक्लियर रिलेटेड सैंक्शंस
तीन थे, उसमें से सिर्फ एक हटा और बाकी के दो वैसे ही मौजूद थे। फिर आते हैं यूएस के नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। आते ही इनकी पहली बात कि इस डील को खत्म कर देंगे, और ये अपनी बात पर रहते हुए 2018 मई में इस डील को खत्म कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान जब इस डील को सही से निभा रहा था और वर्ल्ड पावर ने भी इस डील को सपोर्ट किया और आईएईए ने भी ये बताया कि कभी ईरान ने कोई वायलेशन ही नहीं की, तो इस डील से हटना एक बड़ी बेवकूफी थी। लेकिन कोई बात नहीं, अमेरिका अक्सर बेवकूफी करता रहता है, तो ये भी एक बड़ी बेवकूफी थी। और जैसे ये बेवकूफी हुई, पूरी दुनिया इस बेवकूफी से परेशान हो गई। और इस डील का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह था कि ईरान अपने यूरेनियम की कैपेसिटी को 98% तक कम कर देगा, यानी जो कैपेसिटी 2015 से पहले थी उससे सिर्फ 2% की होगी। और इससे दोस्तों, ईरान कोई न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना सकता। और इन दो कंट्रीज की इस डील को करने की अपने अपने रीजन थे। ईरान के पास ये रीजन था कि उसको अपनी इकोनॉमी बचानी थी और कंट्री में इंस्टेबिलिटी फैल रही थी, उसको रोकना था। और यूनाइटेड स्टेट्स का ये इंटरेस्ट था कि किसी तरह ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने से रोकना, और वो बहुत हद तक इसमें कामयाब हो गए। लेकिन इससे बड़ा एक और रीजन भी था, और वो था रशिया। क्योंकि 2014 में रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया और उसके एक एरिया क्राइमिया पे कब्जा कर लिया, और इससे पूरे यूरोप में खलबली मच गई और यूरोपियन यूनियन ने रशिया पे सैंक्शंस लगा दिए। उसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स ने भी रशिया पे सैंक्शंस लगा दिए, और यूरोपियन यूनियन का प्रेशर था यूएस के ऊपर कि किसी तरह रशिया के इस एग्रेसिवनेस को टैकल किया जाए, और उसी लिए ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटाए गए। क्योंकि यूरोप का ज्यादातर नेचुरल गैस रशिया से इंपोर्ट किया जाता था, क्योंकि अब रशिया पे बैन लग चुके हैं। इसके अलावा अगर दूसरा सबसे ज्यादा नेचुरल गैस का रिजर्व किसी कंट्री के पास है तो वो था ईरान। इसीलिए अब यूरोपियन यूनियन रशिया की बजाय ईरान के पास जा रहा था। लेकिन उसी बीच आ गए डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ी ही ना जियोपॉलिटिक्स उतनी समझ आती है, और कहां उनके पास उतना समय है। लेकिन यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को ये एक हॉरिबल डील लगती है। तो अब सवाल ये उठता है, क्या ये डील बहुत ही खराब है? तो इसका जवाब ये है दोस्तों कि डील कोई खराबी नहीं है, लेकिन इसमें कुछ फ्लॉज थे, उसको फिक्स करने चाहिए थे। और पहला फ्लॉ ये था दोस्तों कि जो 2% की यूरेनियम की कैपेसिटी ईरान के पास है, उससे ईरान कोई न्यूक्लियर वेपन तो नहीं बना सकता, लेकिन एक न्यूक्लियर वेपन तो जरूर बना सकता है। और इसके अलावा दूसरा फ्लॉ यह है कि ये डील सिर्फ 15 साल तक ईरान को रोकेगी, और 2030 के बाद जैसे ये डील खत्म हो जाएगी, ईरान फिर से न्यूक्लियर वेपन्स की तैयारी कर सकता है। लेकिन अब जो भी हो, यूनाइटेड स्टेट्स ने इस डील से पुल आउट कर लिया है और ईरान पर फिर से सैंक्शंस लगा दिए। इतना ही नहीं, जो कंट्री ईरान से बिजनेस करेगी वो यूएस से बिजनेस नहीं कर सकती, ये भी कह दिया है। और इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि सिर्फ यूएस को छोड़ के दुनिया की कोई कंट्री ये बात नहीं मानना चाहती। इसीलिए दोस्तों, दुनिया की जो जियोपॉलिटिक्स है वो चेंज होने वाली है, और अब देखना यह है कि नवंबर 4 के बाद क्या ये बाकी के कंट्रीज अपनी बात पर रहते हैं या नहीं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ईरान दूसरे अरब कंट्रीज की तरह नहीं है, और ईरान के खराब फॉरेन पॉलिसीज के कारण आज ईरान की ये हालत है। अगर सही से गवर्नेंस हुई तो 10-15 साल में ईरान एक बहुत ही अच्छी कंट्री बन सकता है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इशू की, और वो है ईरान की इकोनॉमी। तो क्या यूएस सैंक्शंस के बाद ईरान की इकोनॉमी पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी? क्या ईरान पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगा? आइए जानते हैं। दोस्तों, जब 2016 में यूनाइटेड नेशंस ने सैंक्शंस हटाए, तभी से ईरान की इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। 2016 में ओवर 6%, 17 में 4 और 2018 में ओवर 4% से परफॉर्म कर रही थी। और इसका ज्यादा बेनिफिट ईरान के आम लोगों को नहीं हुआ, क्योंकि ईरान की गवर्नमेंट ने अपना ज्यादा फोकस मिडिल ईस्ट में चल रही सिविल वॉर पे किया, ना कि अपने आम लोगों की भलाई के लिए। और अभी 2018 में परचेजिंग पावर पैरिटी में ईरान की जीडीपी 1.6 ट्रिलियन डॉलर है, और नॉमिनल में ईरान की जीडीपी ओवर 460 बिलियन डॉलर्स है। इतना ही नहीं, ईरान का फॉरेन रिजर्व्स 135 बिलियन डॉलर है, जो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ईरान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ईरान की करेंसी है। दोस्तों, वैसे तो ईरान में एक नहीं दो करेंसी चलते हैं, एक है ईरानियन रियाल और दूसरा है ईरानियन टोमेन। और ईरानियन टोमेन सब यूनिट है ईरानियन रियाल का, यानी 1000 ईरानियन रियाल का आपको मिलता है 100 टोमेन। लेकिन दो करेंसीज होने के बावजूद भी ईरान की करेंसी दुनिया की वन ऑफ द वर्स्ट करेंसी मानी जाती है, और उसका बड़ा रीजन जाता है सैंक्शंस पर। लेकिन सैंक्शंस हटने के बाद भी ईरान की करेंसी ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि दोस्तों 2016 जनवरी में 30,000 रियाल टू $1 था, और 2017 जनवरी में ये 32,000 रियाल पर $1 हो गया। फिर 2018 जनवरी में ये 36,000 रियाल पर $1 हो गया। और इससे आप समझ सकते हैं कि सैंक्शंस ना होने के बावजूद भी ईरान की करेंसी गिर रही थी। और मई 2018 में जैसे ही सैंक्शंस की बात आई, तभी से ईरान की करेंसी गिरना शुरू हो गई, और अभी ईरान की करेंसी 42,000 रियाल इक्वल टू $1 है।
और आगे ऐसा एस्टिमेशन है कि ये करेंसी और गिरेगी और दिसंबर 2018 तक ये 50,000 रियाल का मार्क टच कर लेगी। और ऐसा करेंसी गिरने से कंट्री में इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ रहा है और अभी 2018 में ईरान का इन्फ्लेशन रेट 13% है, लेकिन 2015 में यह 12% था और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी 15% से ज्यादा है। तो इससे आप समझ सकते हो कि कंट्री में अच्छे नहीं बुरे दिन आने वाले हैं। लेकिन दोस्तों ये बुरे दिन इतने भी बुरे नहीं होंगे, क्योंकि 2012 में ईरान पे वेस्ट सैंक्शंस थे और ईरान का 50% से ज्यादा ऑयल ये 3 कंट्रीज लेते थे और वो है चाइना, इंडिया, जापान। क्योंकि दोस्तों ईरान की इकोनॉमी ऑयल डिपेंडेंट है। अगर ये 3 कंट्रीज ऑयल नहीं लेंगे तो ईरान की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। लेकिन दोबारा सैंक्शंस गिरने के बाद भी चाइना, इंडिया, तुर्की और जापान ये कंट्रीज भी ईरान का ऑयल इंपोर्ट करना चाहते हैं। अगर किसी कारण जापान इंपोर्ट नहीं करता तो फिर भी चाइना, इंडिया और तुर्की ये 3 कंट्रीज को मिला लेंगे तो आधे से ज्यादा ओवर 50% ऑयल इन 3 कंट्रीज को जाएगा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ईरान की इकोनॉमी पूरी तरीके से कोलैप्स नहीं होगी, लेकिन उस पर एक बहुत बड़ा इफेक्ट गिरेगा। लेकिन दोस्तों अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए ईरान को बहुत काम करना पड़ेगा और अब सबकी नजरें यूरोपियन यूनियन पे है। क्योंकि दोस्तों देखना यह है कि ईयू इस सिचुएशन पे कैसा काम करता है, क्योंकि ईयू का मेन टारगेट ईरान नहीं रशिया है, लेकिन यूएस का मेन टारगेट रशिया नहीं ईरान है। तो ये एक जियोपॉलिटिकल गेम में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। और इसके बारे में आप क्या सोचते हो और आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे हमें कमेंट में बता दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।